हेलो बच्चों, आपकी नीट की एग्जाम जो है वो बहुत पास आ रही है। मैं उम्मीद रख रहा हूँ आप सभी की नीट की तैयारी जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। ये जो पीवाईक्यू की सीरीज है, इस सीरीज में आज हम देखने वाले हैं ऑसिलेशंस या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन। बेटा, इस सीरीज में हम पिछले 10 साल में नीट में जितने भी क्वेश्चन इस चैप्टर से आने वाले वो सारे ही क्वेश्चन कवर करेंगे। अगर आपने पूरा चैप्टर रिवाइज कर लिया है या फिर अभी ये चैप्टर रिवाइज करना बचा हुआ है तो आपको जरूर से ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो से आपके सारे ही कॉन्सेप्ट्स अच्छी तरीके से रिवाइज हो जाएंगे। बेटा, पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से कर लोगे तो उसी में से, उसी कॉन्सेप्ट्स में से आपके ईयर में भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होती है। तब हम स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर की जितने भी पीवाईक्यूज है उनको एक के बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे। एक और बेटा बात, ये जो क्वेश्चन मैं यहाँ पे करवा रहा हूं, आपको क्या करना है, क्वेश्चन देख के वीडियो पॉज करना है और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर आपसे क्वेश्चन हो गया है तो बहुत ही अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ है तो फिर इसका सोल्यूशन देख लेना। और अगर इस चैप्टर में आपको ज्यादा दिक्कत आ रही है, मतलब चैप्टर के टॉपिक समझ में नहीं आ रहे या फिर इसके क्वेश्चन की और ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक जो है वो रख दी है। उस ग्रुप में आप जुड़ जाना। वहां पे मैं आपको पूरी तरीके से मटेरियल वाइज और इसकी पीडीएफ भी वहां पे सेंड कर दूंगा। ठीक है बेटा, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, a particle executing a simple harmonic motion with amplitude A has the same potential and kinetic energies. The displacement कितना होगा वो निकालना है। एक पार्टिकल जो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है उसकी पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम है, तो हमें निकालना है कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। अब देखो बेटा, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 kx², और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 k a² - x²। ये पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट के साथ चेंज होती है उनके साथ का रिलेशन मैंने लिखा। अब क्वेश्चन में हमें दिया है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी जो है वो सेम है, तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर देता हूं। पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे बेटा 1/2 kx² और काइनेटिक एनर्जी को लिखेंगे 1/2 ka² - x²। यहां से k डिवाइड बाई 2 कैंसल हो गया, तो यहां पर बचा x² इज इक्वल टू a² - x²। x² प्लस x² हो गया 2x² इज इक्वल टू a²। तो फिर x² हो जाएगा a² डिवाइड बाई 2। स्क्वायर रूट ले लेता हूं, स्क्वायर रूट लेने पर x मिल जाएगा प्लस और माइनस a डिवाइड बाई √2। तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस a डिवाइड बाई √2 पे पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी जो है वो सेम होगी। अब यहां पर देखो, ऑप्शन दिया है प्लस a बाई √2, तो आंसर हो जाएगा प्लस a बाई √2। नेक्स्ट क्वेश्चन, two-dimensional motion of a particle described by this equation। इक्वेशन जो है वो हमारा है i कैप प्लस 2j कैप इक्वेशन इज i कैप प्लस 2j कैप a cos ओमेगा t। i कैप प्लस 2j कैप a cos ओमेगा t। तो हमें इसमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा वो डिसाइड करना है। ऑप्शन क्या है देखो, पैराबोलिक पाथ, इलिप्टिकल पाथ, पीरियोडिक मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब सबसे पहले हमें यह डिसाइड करना पड़ेगा कि इसकी जो पाथ होगा वो किस तरीके का होगा। पैराबोलिक पाथ है, इलिप्टिकल पाथ है या कोई और पाथ है। तो सबसे पहले मैं पाथ डिसाइड कर रहा हूं। अब देखो यहां पर ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम यूज करता है। हमारे पास इक्वेशन है r इज i कैप प्लस 2j कैप a cos ओमेगा t। ये cos ओमेगा t को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं, a cos ओमेगा t i कैप प्लस 2a cos ओमेगा t j कैप। यह हमारा पोजीशन वेक्टर आ। अब देखो यहां पर i कैप का जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा हो जाएगा x कोऑर्डिनेट,
जे कैप का जो भी कोफिशिएंट है वो क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। तो हमारे पास है एक्स कोऑर्डिनेट है ए कॉस ओमेगा टी एंड वाई कोऑर्डिनेट इज 2a cos ओमेगा टी। अब अगर मैं y कोऑर्डिनेट में इसको ध्यान से देखो तो ये तो बेसिकली आपका x है, तो y इज इक्वल टू हो गया ये 2 और ये a cos ओमेगा टी को हम लिख सकते हैं x, तो ये y इज इक्वल टू 2x हो गया। y इज इक्वल टू 2x बेटा इक्वेशन होती है स्ट्रेट लाइन की। तो ये जो हमें मोशन दी है वो मोशन इज स्ट्रेट लाइन मोशन, तो फर्स्ट में से तो कोई सा भी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये पैराबोलिक पाथ भी नहीं है, एलिप्टिकल पाथ भी नहीं है। अब इनमें से डिसाइड करना है पीरियोडिक मोशन एंड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अगर ऑप्शन को अच्छे से देखोगे तो हमें और आइडिया लगेगा। ऑप्शन में देखो बी सी डी ओनली, तो ये इलिप्टिकल नहीं है, तो ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं हो सकता। ए बी सी पैराबोलिक इलिप्टिकल दोनों तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। ए सी डी पैराबोलिक तो है ही नहीं, तो ये भी नहीं हो सकता। अब बचा क्या, सी एंड डी ओनली। अब आंसर देख के समझ में आ गया है कि आंसर यही होना चाहिए, पर मैं प्रूव भी कर देता हूं कि ये पीरियोडिक मोशन या फिर सिंपल हार्मोनिक मोशन किस तरीके से। अगर ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो इसका एक्सीलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होना चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका एक्सीलरेशन मैं लिख रहा हूं, एक्सीलरेशन कितना होगा, आर वेक्टर मेरे पास है, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो बेटा वेलोसिटी मिलेगी, और एक और बार डिफरेंशिएशन करूंगा तो मुझे एक्सीलरेशन मिल जाएगा। तो यहां से आर वेक्टर मैं लिख रहा हूं, आर वेक्टर है हमारा ए कॉस ओमेगा टी आई कैप 2a cos ओमेगा टी जे कैप, ए कॉस ओमेगा टी आई कैप प्लस 2a cos ओमेगा टी जे कैप। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करो बेटा, इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने पर क्या मिलेगा, देखो a जो है वो एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी आई कैप प्लस 2a एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा फिर से माइनस साइन ओमेगा टी। ऊपर से हमें एक और बात ध्यान रखनी है, ये साइन ओमेगा टी तो हो गया, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा, यहां पे भी ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ओमेगा। अब यहां पे कैलकुलेट करने पर क्या मिलेगा, माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप माइनस माइनस 2a ओमेगा साइन ओमेगा टी जे कैप। अब इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करो, एक और बार डिफरेंशिएशन करने पर मिल जाएगा एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन हमें मिल जाएगा dv अपॉन dt, ये माइनस ए ओमेगा एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाए, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस ओमेगा टी आई कैप, ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा, तो ये ओमेगा बाहर, ओमेगा स्क्वायर माइनस 2a ओमेगा एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos ओमेगा टी बाहर, ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर। इसमें से जो भी चीज कॉमन निकल सकती है उसे कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहां से हमें मिल जाएगा ओमेगा स्क्वायर को आप कॉमन ले लो, माइनस ओमेगा स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, यहां पे बचा a cos ओमेगा टी प्लस 2a cos ओमेगा टी जे कैप, और यहां पे आएगा आई कैप। अब ये जो है वो क्या है बेटा, a cos ओमेगा टी प्लस 2a cos ओमेगा टी इज r, तो यहां से एक्सीलरेशन हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। यही होती है हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन। तो यहां से हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन तो है ही, जब जितनी भी सिंपल हार्मोनिक मोशन है वो सारे के सारे पीरियोडिक मोशन भी होता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी एंड डी। ये ऑप्शन डी जो हमें पहले से ही पता था पर हमने कंफर्म भी कर लिया, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, या फिर ये इन दोनों सी एंड डी दोनों करेक्ट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये मतलब आसानी से आप कर सकते हो, इसमें आपको कोई ज्यादा कैलकुलेशन भी करनी नहीं है। इक्वेशन दी है एस एच एन की 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3, x इज इक्वल टू 5 साइन पाई टी प्लस पाई बाई 3। हमें निकालना क्या है बेटा? This equation represents the motion of a particle executing simple harmonic motion. एम्पलीट्यूड एंड टाइम पीरियड, एम्पलीट्यूड निकालना है और टाइम पीरियड, ये दोनों चीज कितनी होगी ये हमें निकालनी है। सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5। इन दोनों को आप कंपेयर करो, एम्पलीट्यूड कितना है 5, यहां से कंपेयर करने पर एम्पलीट्यूड मिल गया 5, ओमेगा कितना मिला 5। ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टी, पाई से पाई कैंसिल, तो टाइम पीरियड कितना मिल जाएगा 2 सेकेंड। तो एम्पलीट्यूड हो गया 5 मीटर, टाइम पीरियड हो गया 2 सेकेंड, तो ये 5 मीटर एंड 2 सेकेंड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन जैसे ही आपको दिख रहा है उस पे आपको बस कोई कैलकुलेशन एरर नहीं करनी, फिर आसानी से हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, if the mass of the bob in a simple pendulum increased to thrice its original mass and its length is made half of the original length, सिंपल पेंडुलम का ओरिजिनल मास मैं मान लेता हूं m, नया मास कितना है, न्यू मास इज थ्राइस द ओरिजिनल मास, मतलब ओरिजिनल मास का 3 टाइम्स मास हो रहा, और लेंथ कितनी है, लेंथ इज हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, length is half of the original length, then the new time period of the oscillation is x by 2। नया टाइम पीरियड जो है वो x डिवाइड बाई 2 मिल रहा है, तो वैल्यू ऑफ x कितनी होगी? अब देखो यहां पर टाइम पीरियड जो होता है वो बेसिकली t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी से हम लिख सकते हैं। l जो है वो हमारी पेंडुलम की लेंथ है, g जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन है। अब ये टाइम पीरियड कहीं पर भी बॉब के मास पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं मास थ्राइस करूं, ट्वाइस करूं, कितना भी कर दूं, इससे टाइम पीरियड में कोई चेंज नहीं होने वाला। टाइम पीरियड तो किस पे डिपेंड करता है, लेंथ पे। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर मैं पुराना टाइम पीरियड T1 मान लूं, नया टाइम पीरियड T2 मान लूं, तो ये हो जाएगा अंडर रूट L1 डिवाइड बाई L2। L1 जो है वो पुरानी लेंथ है विच इज L, L2 इज L बाई 2, L एंड L कैंसल, तो ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2 इज √2। तो फिर यहां से टाइम पीरियड क्या मिल जाएगा, देखो न्यू टाइम पीरियड T2 ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई √2। तो नया टाइम पीरियड हमें मिल जाएगा T1 डिवाइड बाई √2। पर क्वेश्चन में हमें दिया है कि न्यू टाइम पीरियड इज x डिवाइड बाई 2, तो फिर x क्या है, ये x की वैल्यू निकालनी है। तो नया टाइम पीरियड जो ये मिला T1 डिवाइड बाई √2, ये हमें किससे कंपेयर करना है, x डिवाइड बाई 2, और x की वैल्यू क्या होगी वो हमें निकालनी है। तो यहां से मैं ऐसे लिख देता हूं कि x by 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड। अब ये जो हमें मिला है x by 2 टाइम्स द ओरिजिनल टाइम पीरियड, ये x by 2 टाइम्स ओरिजिनल टाइम पीरियड से हमें कंपेयर करना है। तो ये x by 2 और ओरिजिनल टाइम पीरियड इज T1, तो ये T1 से T1 कैंसिल, x आपका हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √2, 2 डिवाइड बाई √2 हो जाएगा √2। तो x की वैल्यू जो मिलेगी हमें क्या मिलेगी, √2। आगे बढ़ते हैं, फिर से बहुत ही सिंपल सा, मतलब ऐसे क्वेश्चंस आपने कहीं ना कहीं आपकी क्लास वर्क के क्वेश्चंस में भी देखे होंगे, ऐसा ही सिंपल क्वेश्चन है। x वर्सेस t ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज शोन इन फिगर। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ जो है वो दिखाया है। हमें निकालना है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स।
t=2 सेकेंड पे एक्सिलरेशन कितना होगा। देखो यहां पर ये जो हमारी SHM हो रही है उसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना है। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हमें यहां पे दिख रहा है 1। जो ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वही हमारा होता है एम्पलीट्यूड। एंड ये जो है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने पर टाइम पीरियड हमारा, ये टाइम कितना हुआ 8 सेकेंड, तो ये टाइम पीरियड हो गया हमारा 8 सेकेंड्स। हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन एट t=2, t=2 सेकेंड्स पे एक्सेलरेशन कितना होगा। अब देखो यहां पर टाइम पीरियड 8 है तो ओमेगा मैं लिख सकता हूं 2π/t, तो ये हो जाएगा 2π/8 विच इज π/4 रेडियन पर सेकेंड। तो हमें ओमेगा की वैल्यू मिल गई, ओमेगा इज π/4 रेडियन पर सेकेंड। हमें तो निकालना है एक्सेलरेशन एट t=2। अब ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है ये बेटा साइन कर्व के जैसा है। ये जो कर्व है वो क्या है, साइन कर्व, और ये स्टार्ट हो रहा है मीन पोजीशन से x=0 से। तो इसकी इक्वेशन लिखेंगे x= a sin ओमेगा टी। एम्पलीट्यूड जो है वो है 1 मीटर, एम्पलीट्यूड इज 1 इंटू साइन ओमेगा कितना है, ओमेगा इज π/4, π/4 इंटू टी, तो ये हमें x मिल गया, x इज 1 साइन π/4 इंटू टी। इसका एक बार डिफरेंशिएशन करने पर हमें क्या मिलता है, देखो एक बार डिफरेंशिएशन करने पर ये हो जाएगा साइन का कॉस π/4 इंटू टी, और ये टी का कोफिशिएंट चेन रूल से बाहर आ जाएगा विच इज π/4। इसका एक और बार डिफरेंशिएशन करते हैं, π/4 cos π/4 टी, वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन, वेलोसिटी का एक और बार डिफरेंशिएशन करने पर मिल जाता है एक्सीलरेशन। वेलोसिटी जो थी वो हमारी थी π/4 इंटू कॉस ऑफ πt/4, कॉस ऑफ πt/4। इसका भी डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, π/4 जो है वो एज इट इज, कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा माइनस साइन, कॉस का डिफरेंशिएशन इज माइनस साइन, तो ये हो गया माइनस साइन πt/4। फिर से करना पड़ेगा πt/4 का फिर से डिफरेंशिएशन विच इज π/4, तो ये हो जाएगा π² π/4 का होल स्क्वायर, ये हो गया π² / 16 माइनस एज इट इज इंटू साइन πt/4। तो ये है हमारा एक्सिलरेशन। अब हमें निकालना है t=2 सेकेंड्स पर, एक्सिलरेशन कहां पे निकालना है, एट t=2, तो इसी में वैल्यू पुट कर दो, t=2, एक्सिलरेशन इज π² / 16 इंटू साइन π/4 इंटू t=2, t=2 पुट करने पर यहां पे मिल जाएगा π/2, साइन π/2 इज 1, तो एक्सेलरेशन हो गया हमारा बेटा माइनस π² / 16। तो यहां से हमारा एक्सेलरेशन मिल गया माइनस π² / 16। जितने भी क्वेश्चन है उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन का यूज होगा, ये पूरा ही चैप्टर है, इसमें कहीं ना कहीं डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए। अगर कहीं पे भी इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन में आपको दिक्कत हो रही है तो जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है उस लिंक से आप जुड़ जाना, आप मैसेज करना, मैं आपको डिटेल में इसके जैसे जितने भी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो प्रैक्टिस के लिए आपको भेज दूंगा। और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता और डिफरेंशिएशन भी सीखना है तो वो भी मैं सिखा दूंगा। आपको फिजिक्स के लिए किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको एग्जाम तक सारी हेल्प करने के लिए मैं रेडी हूं, आपको किसी भी प्रकार का टेंशन नहीं लेना है बेटा। चलो आगे बढ़ते। अ सिंपल पेंडुलम ऑसिलेटिंग इन एयर, एक सिंपल पेंडुलम जो है वो एयर में ऑसिलेट कर रहा है विथ अ पीरियड ऑफ √3 सेकेंड। It is completely immersed in a non-viscous liquid having density of liquid is 1/4 of the material of the bob। अगर बॉब की डेंसिटी, इसको मैं ऐसे लिखूं,
density of liquid is 1/4 the density of bob, then न्यू टाइम पीरियड विल बी। पहले तो क्वेश्चन में क्या दिया है वो एक्सप्लेन करता हूं मैं, वो किस तरीके से क्या चीजें दी है, फिर हमें क्या फाइंड करना है, वे दोनों चीजें देखते हैं। सबसे पहले सिंपल पेंडुलम जो है वो एयर में ऑसिलेट कर रहा है। सिंपल पेंडुलम इज ऑसिलेटिंग इन एयर with a time period of √3 seconds. This simple pendulum is oscillating in air with a time period of √3 seconds. यहां तक क्लियर है सबको? फिर आगे देखते हैं। इसी सिंपल पेंडुलम को हम किसी लिक्विड में रख रहे हैं। ये लिक्विड जो है उसकी डेंसिटी, ये बॉब की डेंसिटी से 1/4 है। तो हमें क्या निकालना है? नया टाइम पीरियड कितना होगा। अब एक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं, जब भी कभी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में रखेंगे तो उस पर लिक्विड की वजह से बायंसी फोर्स आए। अब वो बायंसी फोर्स की वजह से जो इस पे नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होगा वो चेंज हो जाता है। नेट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है g इंटू 1 माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। यहां पे ऑब्जेक्ट जो है वो है बॉब। यहां से देखो नया जी डैश कितना मिल गया? डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज ρ/4। रो से रो कैंसल, 1 माइनस 1/4 इज 3/4। तो नया इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन इन लिक्विड इज 3g/4। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड की फॉर्मूला होती है t इज इक्वल टू 2π√L/g। जब ये एयर में है तब एक्सेलरेशन इज ड्यू टू ग्रेविटी विच इज g ओनली, उसको मैं कह देता हूं t1। जब इसको हमने लिक्विड में इमर्ज करा है देन न्यू टाइम पीरियड इज 2π√L डिवाइड बाय नया टाइम पीरियड विच इज इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। कितना मिला? 3g/4। तो ये 3g/4 में इसमें पुट कर रहा हूं तो t2 मिल जाएगा 2π√L और g डैश इज 3g डिवाइड बाई 4। ये 4 को मैंने ऊपर लिख दिया। अब देखो यहां पे 4 डिवाइड बाई 3 को मैं एज इट इज रखूं तो ये हो गया 2π√L/g। 2π√L/g जो है वो पुराना टाइम पीरियड, तो ये नया टाइम पीरियड हो गया t2 इज 4 डिवाइड बाई 3, 4 का स्क्वायर रूट 2, ये हो गया √3। तो यहां से हो जाएगा 2π√L/g। ये हमारा पुराना टाइम पीरियड है। तो नया टाइम पीरियड कितना मिल गया? 2 डिवाइड बाई √3। नया टाइम पीरियड जो है वो 2 डिवाइड बाई √3, ऑप्शन बी। आगे बढ़ते, इसमें क्या दिया है बेटा? देखो तो एक बार, टू पेंडुलम्स ऑफ लेंथ 121। अच्छा, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप खुद से सॉल्व करने की पहले कोशिश करना, फिर ही इसका जो सॉल्यूशन है वो देखना। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, इसमें आपको पहले सिचुएशन एनालाइज करनी पड़ेगी, तब जाके इनको हम सॉल्व कर पाएंगे। हमारे पास दो पेंडुलम है, दोनों की लेंथ है 121 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर, वाइब्रेटिंग इन फेज। इन फेज का मतलब क्या होता है? ये दोनों की लेंथ है वो डिफरेंट है, पर इन फेज है मतलब ये जब स्टार्ट कर रहा है मोशन तब दोनों एक ही साथ मोशन की शुरुआत कर रहे हैं। एट सम इंस्टेंट द टू आर एट देयर मीन पोजीशन इन अ सेम फेज। ये दोनों जो है वो मीन पोजीशन पे एक साथ है और सेम फेज में है। अब यहां तक जितनी भी चीज दी है उनको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। हमारे पास दो सिंपल पेंडुलम है, एक की लेंथ जो है वो है 121 सेंटीमीटर, दूसरे की लेंथ है वो है 100 सेंटीमीटर। इसकी लेंथ है 100 सेंटीमीटर। यहां पे मैंने लेंथ थोड़ी ज्यादा दिखाई है, यहां पे लेंथ कम दिखाई है, क्योंकि इनकी लेंथ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। अब क्या होगा? इनका टाइम पीरियड निकाले। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, टाइम पीरियड होता है सिंपल पेंडुलम का t इज इक्वल टू 2π√L/g।
अब यहां पर टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट एल। इसका मतलब ये हुआ जिसकी लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा होना चाहिए। यहां पर हमारे पास लेंथ एक की है 121, एक की है 100, तो जिसकी लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। अगर मैं डिवाइड करूं T1 डिवाइड बाई T2 तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट की लेंथ है 121, सेकेंड की लेंथ है 100, तो ये हो जाएगा T1 डिवाइड बाई T2, 121 का स्क्वायर रूट 11, 100 का 10। तो यहां से मुझे रेशियो ऑफ टाइम पीरियड ऑफ दिस टू सिंपल पेंडुलम इज 11/10। इसको मैं लिख सकता हूं T1 इज बेसिकली 11 इंटू एक्स, T2 को हम लिख सकते हैं 10 इंटू एक्स, जिसकी वजह से इनका रेशियो जो है वो 11 डिवाइड बाई 10 मिल सकता है। अब हमें सिचुएशन को एनालाइज करना पड़ेगा, किस तरीके से, देखो फिर से मैं दोनों पेंडुलम दिखा रहा हूं। यहां पे ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसकी लेंथ जो थी वो 121 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो थी वो 100 सेंटीमीटर। जिसकी लेंथ ज्यादा उसका टाइम पीरियड ज्यादा। टाइम पीरियड का मतलब होता है एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा। इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका टाइम पीरियड ज्यादा है, तो इसको एक ऑसिलेशन करने में टाइम जो है वो इसके कंपेयर में ज्यादा लगने वाला है। अब क्या होगा, क्वेश्चन में दिया है कि दोनों एक ही टाइम पर मीन पोजीशन से अपनी शुरुआत कर रहे। अब ये होगा कि ये छोटा पेंडुलम है और ये बड़ा पेंडुलम है, इसने एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर, उस टाइम पर इसका क्या हुआ होगा, इसने एक ऑसिलेशन यहां पे गया, फिर यहां पे, फिर यहां पे कहीं पे होना चाहिए। क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है तो इसने जितने टाइम में एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिया, इसने उतने ही टाइम में पूरा एक ऑसिलेशन कंप्लीट नहीं हुआ होगा, उससे कम ही ऑसिलेशन हुए होंगे। या फिर इसको मैं ऐसे लिखूं कि जो हमारा बड़ा पेंडुलम है, बड़े पेंडुलम ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, बड़े पेंडुलम ने एक कंप्लीट ऑसिलेशन कर लिया, उतने ही टाइम में छोटे पेंडुलम ने क्या करा होगा, एक ऑसिलेशन तो कंप्लीट कर लिया होगा पर इससे थोड़ा आगे भी निकल गया होगा, क्योंकि इसका टाइम पीरियड कम है। इसने जितने टाइम में एक ऑसिलेशन करा, इसने उतने ही टाइम में एक से थोड़ा ज्यादा ही ऑसिलेशन कर लिया होगा। अब क्या होगा, हमें तो ये निकालना है, क्वेश्चन में क्या पूछा है देखो, the minimum number of vibration of shorter pendulum after which the two are again in phase at the mean position। क्वेश्चन में ऐसे पूछा है कि ये जो हमारा छोटा पेंडुलम है, द शॉर्टर पेंडुलम की बात कर रहा है, ये छोटे पेंडुलम कितने ऑसिलेशन कंप्लीट कर लेगा उसके बाद ये दोनों फिर से सेम फेज में आ जाए। अब जस्ट एग्जांपल में ले रहा हूं, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करा तो ये यहां पर है, ये जो है वो इससे थोड़ा आगे, फिर दो ऑसिलेशन कंप्लीट होंगे तो ये हो सकता है इसने दो तो कर लिए और थोड़ा और आगे निकल गए, फिर इसने तीन ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए, इसने तीन तो कर ही लिए होंगे, उससे भी थोड़ा आगे निकल गया होगा। तो क्या हो रहा होगा कि इसके जितने ऑसिलेशन कंप्लीट हो रहे उतने तो इसके हो ही रहे, पर ये इससे और आगे निकल जा रहा है। अब होगा ये कि इसने मान लो n ऑसिलेशन कंप्लीट कर लिए और ये फिर से अपनी मीन पोजीशन में आ गए, इसने भी n ऑसिलेशंस तो कंप्लीट कर ही लिए और ये आगे भी बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, और एक टाइम पे ऐसा होगा कि ये भी आगे बढ़ के यहाँ पे मीन पोजीशन पे फिर से वापस आ जाए। उस इंस्टेंट पे ये दोनों फिर से मीन पोजीशन में और सेम फेज में आ गए। इसका मतलब है इसने n ऑसिलेशन कंप्लीट करे तो इसके कितने हो गए, n तो हुए ही है, n तो हो ही गए, इससे एक और ज्यादा भी हो चुका है। कितना हो गया, n+1। इसका मतलब यह है कि जो हमारा बड़ा पेंडुलम है उसने जितने टाइम में, इसने मान लो t टाइम में n ऑसिलेशन कंप्लीट करा है तो इसने भी t टाइम में n+1 ऑसिलेशंस कंप्लीट करे हुए होने चाहिए। इसका मतलब है कि दोनों का टाइम जो है वो सेम होना चाहिए। अब वो किस तरीके से पता चलेगा, देखो टाइम सेम है,
इसके ऑसिलेशन है n और इसका n+1, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा? इसका टाइम n और टाइम पीरियड है t। टाइम पीरियड फर्स्ट का हमारे पास है t1, तो टोटल टाइम होता है कि एक ऑसिलेशन करने में जो टाइम लगा इनटू n ऑसिलेशन, तो वही हमारा टोटल टाइम हो जाएगा। इसके लिए ऑसिलेशंस हो गए n+1 और टाइम पीरियड इज t2। t1 is 11x, t2 is 10x, ये 11x 10x, ये है 11x और ये है 10x। इसी को हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये हो जाएगा 11nx, इसको हो जाएगा 10nx प्लस 10x। 11nx माइनस 10nx, nx इज इक्वल टू 10x, x और x कैंसिल, n इज इक्वल टू 10। n तो क्या मिले, जो ये बड़ा पेंडुलम है उसके ऑसिलेशन, हमें तो छोटे के निकालना है, विच इज n+1। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा छोटे के, शॉर्टर पेंडुलम ने 11 ऑसिलेशंस कंप्लीट करे होंगे। करेक्ट आंसर इज 11। बहुत ही ध्यान से इसको, ऐसा हो तो फिर से क्वेश्चन को देखना, अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। सेम लॉजिक पे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है बेटा, क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, कॉन्सेप्ट्स रिपीट होते हैं। तो ऐसा कॉन्सेप्ट अगर आपको पता होगा तो ये ऐसे ही क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं। The restoring force of a spring with a block attached to the free end. The spring is represented by restoring force versus displacement का ग्राफ है। Restoring force is equal to minus kx। तो ये फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर डायरेक्ट प्रोपोर्शनल में होता है एंड दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका मतलब है अगर x पॉजिटिव है तो फोर्स नेगेटिव होना चाहिए, x नेगेटिव है तो फोर्स पॉजिटिव होगा। मतलब इन दोनों की जो इक्वेशन है वो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो ग्राफ जो होना चाहिए वो होना चाहिए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन, ये y एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, तो ये y इज इक्वल टू माइनस mx। ऐसा ग्राफ जो है वो ऑलवेज पास होता है ओरिजिन से, और ये नेगेटिव स्लोप है। अब नेगेटिव स्लोप और स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है पर ये, अच्छा ये स्ट्रेट लाइन है और नेगेटिव स्लोप भी है, ये स्ट्रेट लाइन है पर इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये तो स्ट्रेट लाइन दोनों है ही नहीं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऐसे भी पता कर सकते हो, देखो इस वाले पॉइंट पे फोर्स पॉजिटिव बट एक्स नेगेटिव, इस वाले पॉइंट पे एक्स पॉजिटिव बट फोर्स नेगेटिव, वहां से भी पता चल जाएगा, आंसर मिल जाएगा हमारा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं बेटा, आइडेंटिफाई द फंक्शंस व्हिच रिप्रेजेंट्स अ नॉन पीरियोडिक मोशन। हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नॉन पीरियोडिक है। अब नॉन पीरियोडिक के लिए क्या होता है बेटा, ये जो साइन एंड कॉस, साइन एंड कॉस के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक होते हैं। ये जो है वो साइन फंक्शन नहीं है, तो ये नॉन पीरियोडिक होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दिस इज नॉन पीरियोडिक। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं, वो प्रूव करने की यहाँ पे जरूरत नहीं है क्योंकि ये साइन और कॉस के जितने भी फंक्शंस होते हैं वो पीरियोडिक है, ये जो है वो नॉन पीरियोडिक हो जाएगा। A body is executing simple harmonic motion with frequency n. Frequency of its potential energy, जो ये सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है इसकी फ्रीक्वेंसी n है, तो इसके पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। अगर कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसकी इक्वेशन लिखते हैं हम a sin ओमेगा t से। इसके पोटेंशियल एनर्जी की हम बात कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी को लिखेंगे U इज इक्वल टू 1/2 k x स्क्वायर। ये हो गया 1/2 k एज इट इज, x का स्क्वायर मतलब a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t, a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा t। देखो यहां पे x का अगर मैं ग्राफ बनाऊं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वो कुछ साइन के प्रकार का मिलने वाला है, तो ये जो है वो साइनोसॉइडल फंक्शन है। यहां पे क्या है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर में बेटा ग्राफ जो है वो ऐसे मिलेगा,
अब इन दोनों को कंपेयर करो, इसकी फ्रीक्वेंसी अगर n है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, 2n। आंसर इज 2n। तो इस जो पोटेंशियल एनर्जी है उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n। नेक्स्ट, the phase difference between displacement and acceleration of a particle in a simple harmonic motion। सिंपल हार्मोनिक मोशन में डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में कितना फेज डिफरेंस होता है, इसको आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस होता है पाई रेडियन का। किस तरीके से होता है देखो, डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। फाई को मैंने जीरो मान लिया, इनिशियल फेज मान लो कि जीरो है। वेलोसिटी को लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन। इसका डिफरेंशिएशन करो बेटा, a जो है वो एज इट इज, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी का हो जाएगा ओमेगा। ये a ओमेगा एज इट इज है बेटा, कॉस का फिर से डिफरेंशिएशन करो। सबको ये सिंपल से डिफरेंशिएशन वाले फॉर्मूलाज याद होना जरूरी है। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और ओमेगा टी का ओमेगा जो है वो बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर। तो ये हो गया माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी। इसको अगर माइनस को मुझे अंदर लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं देखो, साइन ओमेगा टी प्लस पाई। क्या हुआ इसका मतलब बेटा, ओमेगा टी प्लस पाई, आप कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, ओमेगा टी प्लस पाई का मतलब है आप तीसरे क्वाड्रेंट में गए। तीसरे क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता। अब इसके फेज को कंपेयर करो, इसका फेज जो है वो है ओमेगा टी, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई। तो फेज डिफरेंस बताओ बेटा, फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस इज पाई। तो आंसर हो जाएगा हमारा पाई रेडियन। आप ऑलवेज इसको एज अ शॉर्ट नोट में लिख सकते हो कि जब भी सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम बात कर रहे हैं तब डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन के बीच में फेज डिफरेंस कितना हो जाएगा, पाई। ये सबको याद करके चलना है, ठीक है। चलो, इतने ऐसे जैसे भी जितने भी क्वेश्चंस है उसको आप मतलब ऐसे इसकी कैलकुलेशन जो है बेसिकली इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे ही होती है। बहुत बार इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्वेश्चंस में, तो हमारा आंसर आसानी से मिल जाए। द डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज गिवन एज दिस। हमें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है। क्या है इक्वेशन बेटा, इक्वेशन इज y इज इक्वल टू ए नॉट साइन ए ओमेगा टी, सॉरी ए नॉट y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि देन एम्पलीट्यूड ऑफ इट्स ऑसिलेशन इज गिवन बाय। तो ये जो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो एम्पलीट्यूड हमें निकालना है। अब देखो यहां पर इक्वेशन को पहले किस तरीके से लिखा है उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। y इज इक्वल टू ए नॉट प्लस ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इस इक्वेशन में ए नॉट जो है वो कांस्टेंट है। ए नॉट जो है उससे आपकी मीन पोजीशन चेंज होती है, इससे एम्पलीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। तो इसको मैं अगर ऐसे लिखूं, y माइनस ए नॉट इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। इसको मैं लिख रहा हूं, ये ए नॉट से सिर्फ आपकी मीन पोजीशन चेंज होती है। इसको मैंने लिख दिया y डैश, तो y डैश आपका हो गया ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। अब हमें तो निकालना है इसका एम्पलीट्यूड। इसको आप ऐसे देख सकते हो कि ये दो एसएचएम का सुपर पोजिशन है। एक एसएचएम हो गई ए साइन ओमेगा टी, एक एसएचएम हो गई बी कॉस ओमेगा टी, और इनका सुपर पोजिशन करा हुआ है। अब इसको वेक्टरली हम ऐड करते हैं। रूल क्या कहता है बेटा, रूल ये कहता है कि आप सेम ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को ऐड कर सकते हो। मतलब यहां पे साइन है तो यहां पे भी साइन होना चाहिए। दूसरा, ये ओमेगा की साइन जो है वो सेम होनी चाहिए।
या फिर ओमेगा की साइन जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए। तो यहाँ पे ओमेगा की साइन तो पॉजिटिव है, पर फंक्शन जो है वो डिफरेंट है, तो इसको मुझे सेम फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे देखो, y डैश इज a साइन ओमेगा टी प्लस b, ये कॉस ओमेगा टी को मैं लिख रहा हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। क्या हो गया, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। बेटा कौन से क्वाड्रेंट में चले गए, सेकेंड क्वाड्रेंट में गए। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और फंक्शन चेंज हो जाएगा, तो साइन का हो जाएगा कॉस, और यहाँ पे फंक्शन जो है वो पॉजिटिव रहेगा। अब रूल हमारा इस तरीके से है कि नेट एक्सिलरेशन इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव। अब इसमें a1 क्या होगा बेटा, a1 इज कैपिटल है, a2 इज b, फाई इज फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू एसएचएम्स, इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस है। फेज डिफरेंस कितना दिख रहा है, यहाँ का फेज है ओमेगा टी, यहाँ का फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। तो द फेज डिफरेंस बिटवीन दिस टू एसएचएम इज पाई बाई टू, तो इसमें यहाँ पे पाई बाई टू हम पुट कर देंगे। तो यहां से हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos पाई बाई टू। कॉस पाई बाई टू की वैल्यू होती है 0, तो ये तो हो गया पूरा 0, तो आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कहीं पर भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, कहीं पे घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी एग्जाम तक मैं आपके साथ ही हूं बेटा, किसी भी प्रकार का टेंशन मत लेना। बस आपको एक व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, आपको मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। एवरेज वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग एसएचएम इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन। ओहो, बहुत ही आसान सा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको देख के आपके मुंह में लड्डू फूटना चाहिए कि ऐसा क्वेश्चन अगर मेरी एग्जाम में आ गया, अगर ये क्वेश्चन नीट 2025 में आ गया, तो अपने 4 मार्क्स तो कंफर्म हो जाएंगे। किस तरीके से, देखो बहुत सारे लोगों को आंसर पता भी चल गया होगा। कैसे करना है देखो, हमें पूछा है एवरेज वेलोसिटी। बेटा वेलोसिटी किस पे डिपेंड करती है, डिस्टेंस पे डिपेंड करती है कि डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती है? ऑफ कोर्स वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करेगी। अब हमें क्या पूछा है, इन वन कंप्लीट वाइब्रेशन, अगर एक कंप्लीट वाइब्रेशन हो रहा है तो बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0। कितना हो जाएगा, 0। एक कंप्लीट ऑसिलेशन में आपका डिस्प्लेसमेंट अगर 0 है तो एवरेज वेलोसिटी बेटा क्या हो जाएगी, 0। तो पेन उठाने की भी जरूरत नहीं है, आंसर क्या मिल गया, 0। और आंसर 0 है, पर मार्क्स कितने आएंगे, पूरे मार्क्स, मतलब 4 में से 4 मार्क्स आने वाला है। कहीं पे भी इसमें दिक्कत, मतलब ये विद इन 10 सेकेंड भी बहुत ज्यादा बोल दिया, क्वेश्चन पढ़ा और आंसर टिक कर दिया। बिल्कुल भी टफ नहीं है। अगर किसी के दिमाग में ऐसा है कि फिजिक्स बहुत टफ होता है सर, फिजिक्स में कैलकुलेशन बहुत ज्यादा होती है, आपको ऐसा कुछ दिमाग में रखने की जरूरत नहीं है। अगर दिक्कत आ भी रही है तो बिना किसी भी संकोच करे या किसी भी सेल्फ डाउट करने की जरूरत नहीं है बेटा, मैं आपके साथ हूं, सारी चीजें आपको मैं करवा दूंगा। आगे बढ़ते, द रेडियस ऑफ अ सर्कल, the period of revolution, initial position and sense of revolution are indicated in this figure। ये फिगर में हमें दिया है टाइम पीरियड इज 4 सेकेंड, रेडियस या फिर एम्पलीट्यूड, ये सर्किल यूसीएम की बात कर रहे हैं, इसमें रेडियस जो होती है वो बेसिकली हमारा एम्पलीट्यूड होता है विच इज 3 मीटर्स। और हमें क्या निकालना है, y प्रोजेक्शन ऑफ दिस रेडियस वेक्टर हमें दिया है। तो अच्छा हमें इक्वेशन निकालनी है कि इसकी इक्वेशन किस तरीके से होगी। हमें दिया है कि यहां से स्टार्ट कर रहे हैं और ये y प्रोजेक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहां से इज हमारा 3, टाइम पीरियड 4 है, तो ओमेगा हो जाएगा 2 पाई बाई टी, मतलब 2 पाई बाई 4 विच इज पाई बाई 2। तो इक्वेशन हमारी बन जाएगी, जब हम एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट कर रहे हैं तो इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू a cos ओमेगा टी, एम्पलीट्यूड इज 3
कॉस ओमेगा जो है वो पाई बाई 2 इंटू टी। तो आंसर मिलेगा 3 cos पाई टी बाई 2। चेक करो कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, 3 cos पाई टी बाई 2। यही लग रहा है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ा करेक्शन है, यहाँ पे होना चाहिए पाई टी बाई 2। तो ये छोटा सा करेक्शन है बेटा, एग्जाम में तो शायद करेक्शन नहीं होगा, ये कहीं ना कहीं प्रिंटिंग एरर है। 3 cos पाई टी बाई 2 वेयर y इज इन मीटर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल अंडरगोइंग एसएचएम। एसएचएम करने वाला जो भी पार्टिकल है उसने एक टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस कवर करा है। देखो इसके पहले पूछा था उन्होंने डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि एक टाइम पीरियड कंप्लीट करता है तो डिस्प्लेसमेंट होता है 0। अब क्या पूछा है, डिस्टेंस। अब बेटा हमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस जो है वो अच्छे तरीके से पता है। अब क्या दिया है, यहां से हमने स्टार्ट करा x इक्वल टू 0 पे, this is x equal to a, x equal to minus a. If we are starting from the mean position and we are completing one oscillation, then what is the distance covered by particle? अब यहां से स्टार्ट करके यहां तक गए तो ये डिस्टेंस हो गया a, यहां से फिर वापस आए तो फिर a, यहां से फिर यहां गए तो a, यहां से फिर वापस आए a। तो एक कंप्लीट ऑसिलेशन मैंने कर लिया, यहां से स्टार्ट करके यहां गए, फिर यहां पे वापस आए, फिर यहां गए, फिर यहां पे वापस आए। डिस्टेंस कवर्ड इज ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। आंसर इज 4a। तो करेक्ट आंसर बेटा क्या हो जाएगा, 4a। दोनों ही चीजें आप याद कर लो, एक कंप्लीट ऑसिलेशन में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0 एंड डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगा 4a। तो दोनों ही चीजें बहुत ही सिंपल है। देखो दोनों ही क्वेश्चन नीट में पूछे गए, ये जो है वो 2019 में है और अगले वाला क्वेश्चन भी नीट का ही क्वेश्चन था। आगे बढ़ते, pendulum is hung from a roof of a sufficiently high building, is moving freely like to and fro in a simple harmonic oscillation. Acceleration of the bob of the pendulum is 20. Acceleration is 20 meter per second square at a distance of 5 meter from mean position. mean position से distance is 5 meter। तो हमें क्या निकालना है, टाइम पीरियड। हमें एक्सेलरेशन एंड पोजीशन के बीच में रिलेशन पता है, विच इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। ये माइनस जो है वो ऐसा इंडिकेट करता है कि डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशन आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। एक्सेलरेशन कितना है हमारा, एक्सेलरेशन इज 20। ये माइनस को मैं इग्नोर कर रहा हूं, माइनस से हमें मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आता। x इज अ डिस्प्लेसमेंट विच इज 5, 20 डिवाइड बाई 5 4, और इसका स्क्वायर रूट ओमेगा आपको मिल जाएगा 2। हमें तो क्या निकालना है, टाइम पीरियड। ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई बाई टी, तो टाइम पीरियड इज पाई सेकेंड्स। तो करेक्ट आंसर इज पाई सेकेंड। सिंपल से सिंपल इक्वेशंस को यूज करके हमारा आंसर मिल रहा है। अब तो बेटा एक अगर मेरी बात आपको अच्छे तरीके से अच्छे नंबर स्कोर करना है फिजिक्स में, तो शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस शॉर्ट नोट में क्या क्या चीजें होनी चाहिए, अगर कभी नहीं बनाई लाइफ में शॉर्ट नोट तो कुछ मत करो। यहाँ पे मैंने जितने भी क्वेश्चन करवाए और आगे जितने क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें जितने फॉर्मूला यूज हो रहे वो सारे ही फॉर्मूलाज आपको लिख लेने हैं। हार्डली मुझे नहीं लग रहा 10 से 12 फॉर्मूला किसी एक चैप्टर में मिलने वाला है, और कोई इंपॉर्टेंट चीज लग रही है कि ये चीज डायरेक्ट रिजल्ट हम याद कर सकते हैं तो उसको भी लिख लो। तो हार्डली 10 to 15 फॉर्मूलाज आपको पर चैप्टर मिल जाएंगे। बस उसी फॉर्मूला को एग्जाम के अगले 2 दिन में अच्छे तरीके से रिवाइज करना है। इस रिवीजन से होगा क्या फायदा, जब भी हमारी एग्जाम है वो एग्जाम के दिन जो फॉर्मूलाज है वो जल्दी से याद आएंगे, क्योंकि आपने 2 दिन में लास्ट में फॉर्मूला ही याद करे। तो फिजिक्स के लिए फॉर्मूला तुरंत याद होना जरूरी है, फिर हमें कैलकुलेशन एरर नहीं करनी। अगर इतना करोगे तो बेटा 180 में से 150 प्लस 160 प्लस आसानी से आ जाएंगे। जितने भी बच्चे मेरे से पढ़े हुए उनका कॉन्फिडेंस बहुत हाई रहता है, क्योंकि उन्होंने पहले से ये शॉर्ट नोट वाला करके रखा है। तो उनको एज इट इज ये सारी चीजें अपने आप ये फॉर्मूलाज याद रहते हैं। बस फिर जैसा ही क्वेश्चन देगा फॉर्मूला तो याद ही है, उसमें बस वैल्यूज पुट करनी होती है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंग ऑफ force constant K is cut into length of ratio 1:2:3. They are connected in series. अच्छा, हमारे पास 3 स्प्रिंग है, इनको हमने
इनके इस लेंथ में हमने कट करा। A spring of force constant is cut into length of a ratio 1:2:3. They are connected in series. The new force constant is K dash. Then they are connected in parallel and force constant is. तो फिर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं तो फोर्स कांस्टेंट K डैश K डबल डैश है, तो K डैश एंड K डबल डैश का रेशियो कितना आएगा वो हमें निकालना है। अब देखो यहां पर फर्स्ट स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट मैंने मान लिया कि, सेकंड का मैंने मान लिया 1:2:3 है तो ये 2K एंड तीसरे का हो जाएगा 3K। अब सीरीज कनेक्शन की फॉर्मूला, बेटा फिर से फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। व्हेन स्प्रिंग्स आर कनेक्टेड इन सीरीज कनेक्शन देन देयर इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट की फॉर्मूला होती है 1/K1 प्लस 1/K2 प्लस 1/K3 व्हेन दे आर कनेक्टेड इन series connection, and when they are connected in parallel connection then their equivalent K की फॉर्मूला होती है K1 प्लस K2 प्लस K3। ये सीरीज के लिए है, पैरेलल के लिए K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2 प्लस K3। बस आपको कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है K1 K2 K3 की। ये सीरीज ये पैरेलल दोनों का रेशियो ले लो तो आंसर मिल जाएगा। बस आपको फॉर्मूलाज जो है वो अच्छे तरीके से याद होनी चाहिए और कुछ नहीं। अगर किसी को रेजिस्टर के सीरीज पैरेलल की फॉर्मूला याद है तो ये उसका ऑपोजिट है। जो रेजिस्टर में सीरीज कनेक्शन की होती है वो यहाँ पे पैरेलल की है, और जो रेजिस्टर में पैरेलल की है वो यहाँ पे सीरीज की। चल आगे बढ़ते हैं। A particle executing linear simple harmonic motion with an amplitude of 3 centimeter. Amplitude of this SHM is 3 centimeter. When the particle is at 2 centimeter from the mean position, particle is at 2 centimeter from mean position, magnitude of its velocity is equal to that of acceleration. Velocity का magnitude is equal to the magnitude of acceleration. तो हमें क्या निकालना है? What is the time period of this SHM? कुछ नहीं करना, सारी चीजें क्वेश्चन में दी हुई है। फिर से आपको फॉर्मूला जो है वो याद होना चाहिए। फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ओमेगा अंडर रूट इंटू एक्स। ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, वैल्यूज पुट कर दो। एम्पलीट्यूड का स्क्वायर विच इज 3 स्क्वायर 9, एक्स का मतलब 2 स्क्वायर इज 4 इज इक्वल टू, फिर से यहाँ पे हो गया ओमेगा एक्स इज 2, 9 माइनस 5 9 माइनस 4 इज 5 इंटू 2 इंटू ओमेगा, ओमेगा इज √5 डिवाइड बाई 2। अब इसी को हम लिख सकते हैं, ओमेगा को लिख सकते हैं, तो टाइम पीरियड हो जाएगा 4 पाई डिवाइड बाई √5। टाइम पीरियड इज 4 पाई डिवाइड बाई √5। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जब भी क्वेश्चन 3 या 4 लाइन के आपको दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में ज्यादा ही इंफॉर्मेशन हो रही है, तब क्वेश्चन को पार्ट्स में डिवाइड कर दो। एक लाइन पढ़ो, एक लाइन में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको लिख लो, फिर दूसरी लाइन, फिर तीसरी लाइन, और लास्ट में हमसे क्या पूछा है उसको भी आप लिख लो, जिसकी वजह से आपको ज्यादा इंफॉर्मेशन है वो उसमें से काम की जो भी इंफॉर्मेशन वो अपने सामने रहे। देखो यहाँ पे a body of mass m is attached to the lower end of a spring and upper end is a fix। यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका अपर एंड जो है फिक्स है एंड बॉडी इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ द स्प्रिंग। और क्या दिया है? द स्प्रिंग हैज अ नेग्लिजिबल मास, इसका मास नेग्लिजिबल है। व्हेन मास m इज स्लाइटली पुल डाउन, इस मास को मैंने नीचे पुल डाउन करा स्लाइटली एंड इसे रिलीज करा, इट ऑसिलेट्स विद अ टाइम पीरियड ऑफ 3 सेकेंड। इसके टाइम पीरियड जो है वो टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड्स। व्हेन m इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, इस पे जो मास अटैच करा है वो मास अगर हमने बढ़ा दिया, मास इज इंक्रीज्ड बाय 1 kg, the time period of oscillation becomes 5 second। time period of this oscillation is 5 second। तो फिर मास की वैल्यू क्या होगी? बहुत ही सिंपल इक्वेशन को यूज करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ स्प्रिंग पेंडुलम?
उसकी फॉर्मूला होती है T इज इक्वल टू 2π√m/k। टाइम पीरियड इज 3 सेकेंड, मास जो है वो है m। मास मैंने बढ़ा के क्या कर दिया m+1, तो टाइम पीरियड इज 5। तो यहां से मैं लिख सकता हूं टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। पहले जब मेरा मास m है तब टाइम पीरियड 3 है। Time period is 3 when mass is m. When mass is increased by 1 kg, then time period becomes 5. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, पहले स्क्वायर कर दो। 3 स्क्वायर 9, 5 स्क्वायर 25, यहाँ पे m डिवाइड बाई m+1। सिंप्लीफाई कर दो बेटा, यहाँ से यहाँ क्या हो गया 9m प्लस 9, यहाँ पे हो गया 25m। 25m minus 9m, which is 16m. So mass m is 9 divided by 16 kg. तो हमने जो भी मास अटैच करा है वो कितना है 9 डिवाइड बाई 16, विच इज ऑप्शन डी। चलो आगे बढ़ते, फिर से देखो थोड़ा बारी बारी सा ऑप्शंस दिख रहे हैं। जब भी ऐसे कोई ऑप्शन दिखे तब डरने की तो बिल्कुल जरूरत नहीं है। जब जब भी ऐसा लगे कि अरे ये क्वेश्चन तो बहुत भारी आ गया है, ये क्वेश्चन तो बहुत टफ लग रहा है, तब क्या कहना है हमें ऑल इज वेल, ऑल इज वेल बोलते बोलते जाना है एग्जाम में। अगर इतना करोगे ना बेटा, मैं गारंटी से आपको कह रहा हूं कि जो आपको ऐसे लग रहा है कि ये क्वेश्चन नहीं हो रहा वो भी हो जाएंगे। बस दिमाग में क्या बोलना है ऑल इज वेल, ऑल इज। आप सबने 3 इडियट देखी होगी, उसमें आमिर खान कहता है कि दिल को जो है वो बेवकूफ बना के रखना है, अपने को भी वही करना है। अगर आपको फिजिक्स टफ लग रही है तो क्या बोलना है दिमाग में, फिजिक्स तो आसान है, फिजिक्स तो आसान है, बस उसी से हमारा काम हो जाए। चलो बेटा, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। पार्टिकल जो है वो एसएचएम कर रहा है स्ट्रेट लाइन में। वेलोसिटी एट अ डिस्टेंस x1 एंड x2 फ्रॉम द मीन पोजीशन इज v1 एंड v2। ऐसा दिया है, अ पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम जब ये मीन पोजीशन से x1 डिस्टेंस पर है तब उसकी वेलोसिटी है v1, और जब मीन पोजीशन से x2 डिस्टेंस पर है तब इसकी वेलोसिटी है v2। तो टाइम पीरियड कितना होगा वो निकालना है। तो वेलोसिटी जो होती है वो होती है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहां से देखो v एज इट इज, या फिर x1 पोजीशन पे वेलोसिटी इज v1, तो ये v1, ये हो गया ओमेगा। यहां पे हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर। नाउ v2 विच इज ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर। अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई कैसे करना है, आपको तो टाइम पीरियड निकालना है। टाइम पीरियड बेसिकली कहां से मिलता है, अगर ये आपने ओमेगा निकाल लिया, ओमेगा के बाद तो टाइम पीरियड मिल जाएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आप स्क्वायर कर दो, दोनों साइड पे मैं स्क्वायर करके मल्टीप्लाई कर देता हूं। तो ये फर्स्ट हो जाएगा v1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा ओमेगा का स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। ये ओमेगा के स्क्वायर को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा v2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। अब क्या करो, दोनों ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 माइनस 2, तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। यहां पे देखो सब्ट्रैक्ट करना है, इनको सब्ट्रैक्ट करो, ओमेगा स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर। इसको सब्ट्रैक्ट करना है। सेकेंड इक्वेशन इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर। देखो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल हो गए, तो ये दोनों अगर कैंसिल हो गए तो ये जीरो, ये माइनस ओमेगा स्क्वायर x1 स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर, ये हो गया v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। इनमें से कॉमन निकलेगा ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो गया x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ये है v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। तो ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन
x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो, ओमेगा स्क्वायर ये मिला है तो ओमेगा मिल जाएगा अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर अपॉन x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ओमेगा को लिख दो 2 पाई बाई टी, तो वहां से आपका टाइम पीरियड मिल जाएगा। हमें टाइम पीरियड ही निकालना है। टाइम पीरियड जो है वो यहां से मिल जाना चाहिए, मुझे लग रहा है कि 2 पाई बाई टी करोगे तो ये 2 पाई इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर ये मिलना चाहिए। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई अंडर रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। 21st क्वेश्चन, particle is executing a simple harmonic motion, its maximum acceleration is alpha। फिर से कुछ नया आया, ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है। मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, देन टाइम पीरियड। अब देखो एक्सेलरेशन इज या फिर मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू ए। अगर मैं एक्सेलरेशन से ये माइनस की साइन हटा दूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज माइनस इज बेसिकली शोइंग अस द एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, बट वी हैव टू टेक द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड के लिए मैं नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूं। अब इनका रेशियो, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इज अल्फा, मैक्सिमम वेलोसिटी इज बीटा, वी हैव टू फाइंड द रेशियो। अल्फा डिवाइड बाई बीटा अगर करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू ए अपॉन ओमेगा इंटू ए से ए कैंसल, ओमेगा से ओमेगा कैंसल, तो हमारा हो जाएगा अल्फा डिवाइड बाई बीटा इज इक्वल टू ओमेगा। ओमेगा को लिख सकते हैं 2 पाई डिवाइड बाई टी। क्या हो जाएगा? टाइम पीरियड विल बी 2 पाई इंटू बीटा बाई अल्फा। टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई इंटू बीटा डिवाइड बाई अल्फा। सिंपल सा सवाल है, बस आपको फॉर्मूलाज याद करना है बेटा। हर एक क्वेश्चन में मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर फॉर्मूला अच्छे से याद करके जाओगे तो पेपर जो है वो 80% पेपर आसान लगेगा। जो 20% है उसी में फॉर्मूला की एप्लीकेशन बेस्ड होता है या फिर ज्यादा कॉन्सेप्चुअल होता है। 70 to 80% जो है वो बेटा फॉर्मूला बेस्ड पेपर आपका आता है। तो आपको फॉर्मूलाज जो है वो लास्ट 2 दिन में अच्छे से रिवाइज करने पर फोकस करना है। उसमें भी आपको कहीं पे भी हेल्प चाहिए कि इस चैप्टर की शॉर्ट नोट में कैसे बनाऊं, तो उसमें भी आपको पूरी तरीके से मैं हेल्प कर दूंगा। बस आपको एफर्ट्स थोड़ी करनी पड़ेगी, बाकी का आगे का पूरी जिम्मेदारी मैं ले रहा हूं बेटा। आपको बिल्कुल भी फिजिक्स में जब तक मैं यहाँ पर हूँ आपको किसी भी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बस क्या बोलना है, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, उससे हमारा काम हो जाए। चलो आगे बढ़ते। Next question, the oscillation of a body on a smooth horizontal surface is represented by this equation. Equation is x is equal to a cos omega t. X is displacement, t is time, omega is frequency of oscillation. Which one of the following graph shows correctly the variation of a with t? Acceleration और time का variation। अब देखो इसको एक बार डिफरेंशिएट करो, पोजीशन को एक बार डिफरेंशिएट करने पर क्या मिल जाएगी? वेलोसिटी। इसको कर दो a एज इट इज, कॉस का हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, ओमेगा टी का होता है डिफरेंशिएशन ओमेगा, तो वो यहाँ पे आ गया। एक्सेलरेशन की बात करें तो ये हो जाएगा एक्सेलरेशन इज बेसिकली वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन। तो इसको करो माइनस ए ओमेगा एज इट इज साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होता है ओमेगा। तो ये हो गया एक्सीलरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर ए कॉस ओमेगा टी। एक्सीलरेशन वर्सेस टाइम का ग्राफ है, किस टाइप का होगा? माइनस कॉस वाला ग्राफ बनना चाहिए, माइनस कॉस वाला। तो ये देखो प्लस कॉस वाला ऐसा कुछ ग्राफ है, ये है माइनस साइन वाला, ये है प्लस साइन का ग्राफ। माइनस कॉस वाला ग्राफ जो है वो इस तरीके से मिलेगा। कुछ कुछ मैथमेटिकल ग्राफ्स है या मैथमेटिकल चीजें है, अगर आपको याद नहीं है तो थोड़ा मैथ्स जो है वो आपको बेसिक मैथ्स आपने कहीं पे भी पढ़ा होगा तो उसको थोड़ा रेफर कर लेना, जिसकी वजह से ये सिंपल चीजें जो है आपको हेल्पफुल होगी। तो आज का हमारा एसएचएम के जितने भी लास्ट 10 इयर्स के पीवाईक्यूज थे वो सारे ही पीवाईक्यूज हमने कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे। तब तक के लिए आपको आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए ऑल द बेस्ट बेटा।